हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय मूर्तिकला पार्ट 2। ठीक, इसकी पिछले वीडियो में हमने भारतीय मूर्तिकला का पार्ट 1 पढ़ा था। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ठीक है, देर ना करते हुए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आज का मेरा प्रश्न शुरू होता है 26 से। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि डोगरा धातु शिल्प कहाँ की आदिवासी जाति के मध्य प्रचलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये देखिए मध्य प्रदेश से गलत लिखा हुआ, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। उड़ीसा, बंगाल। तो इसमें आपका पहले का जो आंसर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा आंसर? उत्तर प्रदेश है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या चीज़ दिया, ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के आदिवासी जाति के मध्य डोगरा, ठीक है, जाति के मध्य डोगरा धान शिल्प का प्रचलन नहीं है। ठीक, बंगाल, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ आदिवासी लोग धातु शिल्प को डोगरा धातु शिल्प कहा जाता था। लेखिका रूथ रिम्स ने अपनी पुस्तक फोक मेटल्स ऑफ इंडिया में संभवतः पहली बार डोगरा शब्द का प्रयोग पश्चिम बंगाल के घुमक्कड़ धातु शिल्पी समुदाय के लिए किया था। बंगाल के आदिवासी लोक धातु शिल्प को डोगरा धातु शिल्प इसलिए कहा जाता था कि वहाँ धातु ढलाई का कार्यभार आदिवासी समुदाय के लोग ही केवल करते थे। बस्तर के धातु शिल्प को धड़वा धातु, जो घड़वा होते हैं, धातु शिल्प कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, बस्तर के धातु शिल्प को घड़वा शिल्प धातु कहा जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी धातु प्रतिमा का इस कला का उपलब्ध सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि गल बिहार की विशालकाय बुद्ध की प्रतिमा किस देश में स्थित है। बात कर रहा है गल बिहार की। श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया। तो आपका आंसर सही हो जाएगा किस पे? श्रीलंका पे जाएगा। कौन सही हो जाएगा? श्रीलंका सही हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। गल बिहार बुद्ध भगवान का प्रस्तर मंदिर है जो श्रीलंका के उत्तर मध्य प्रांत के पोल्लोनावा में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पराक्रम बाहु प्रथम द्वारा करवाया गया था। यहाँ का मुख्य आकर्षण बड़ी बड़ी विशाल शिलाओं को काटकर बनाई गई विशालकाय बुद्ध प्रतिमा है। इनमें सबसे बड़ी मूर्ति 46 फुट की जो है सब है, और सबसे छोटी मूर्ति क्या है? 15 फुट की ऊंची है। ठीक, चलिए सबसे छोटी की बात कर रहा है, ठीक है, और सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहा है। कह रहा है कि विष्णु की बैकुंठ मूर्ति की विशिष्ट अभिव्यक्ति मध्यकालीन डैश में बहुतिया से पाए जाते हैं। किसमें? बंगाल में, कश्मीर में, नेपाल में, गुजरात में। और विष्णु की बैकुंठ संबंधित अगर हम बातें करें तो मेरा आंसर चला जाएगा किस पे? कश्मीर में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति या बैकुंठ नाथ मूर्ति की विशिष्ट अभिव्यक्ति मध्यकालीन कश्मीर में 9वीं शताब्दी में बहुतता से पाई जाती है। और विष्णु की बैकुंठ नाथ की मूर्ति लॉस एंजल्स संग्रहालय अमेरिका में रखी गई है। विष्णु मूर्तियों का अंकन कुषाण काल से ही मथुरा में लगा था, और गुप्त काल में तो अनेक सुंदर मूर्तियों का निर्माण भी हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, खारवेल ने, अमोघवर्ष ने, चामुंडा राय ने। तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा चामुंडा राय ने। ठीक है, चामुंड राय ने। ठीक, इनका नाम क्या था? चामुंड राय था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि श्रवण बेलगोला में 974 ईस्वी में गंग नरेश रचमल्ल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 57 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया था। ठीक, कितनी? 57 फीट ऊंची प्रतिमा का इन्होंने निर्माण करवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए,
30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है किस चित्र में दृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन, पर मरण या सजीव दृश्य दर्शाया गया। ध्यान दीजिए, नटराज नृत्य में, शिव नृत्य में, कामदेव नृत्य में, इनमें से सभी नृत्यों में। तो आपका आंसर सही चला जाएगा नटराज नृत्य। किस में चला जाएगा? नटराज नृत्य में, जो भगवान भोलेनाथ जी का जो डांस है उसमें चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नटराज नृत्य शिव के तीनों रूप सृजन, विनाश और जीवन तथा मरण संहारक का बोध कराता है और इसी आधार पर चोल शासकों ने कांस्य की नटराज मूर्ति का निर्माण भी करवाया था। चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या, ध्यान दीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि नटराज, क्या कह रहा है, नटराज मूर्ति की ऊंचाई है कितना है, 2.6 बाई 1 या 26 सेंटीमीटर या 3.6 बाई 8 या 8 इंच। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर आपका 3.6 बाई 8 इंच वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 3.6/8 इंच इसका आंसर होगा। चोल शासकों द्वारा बनवाई गई नटराज की मूर्ति अति प्रसिद्ध मानी जाती है, जो शिव के तीनों रूप का बोध कराती है और इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 3.6/8 इंच है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न संख्या क्या है, 32 नंबर। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन को गौर करिए। कह रहा है कि यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है? मथुरा शैली के, अमरावती शैली, होयसल शैली, शुंग शैली। अगर यक्ष यक्षिणी की अगर हम निर्माण की अगर हम बात करेंगे, मथुरा शैली से कहाँ शुरू हुआ था? मथुरा शैली के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। यक्ष यक्षिणी का निर्माण काल मथुरा से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। मथुरा कला में विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय भी हुआ, जिसमें भारतीय कला की धार्मिक, ईरानी कला का बाह्य सौंदर्य तथा यूनानी मानवीय शरीर का समानुपातिक आकर्षण, इन तीनों के योग से मथुरा कला की चारुता अभूतपूर्व रही है। और मथुरा कला में यक्षी आकृतियों का चित्रण केवल शांत रूप से ही किसी पक्षी, वृक्ष, पुष्प आदि की संगत में क्रियाशील दिखाया गया है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्या है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए पढ़िए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोमतेश्वर की केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति का स्थापना कहाँ किया गया था? दिए गए विकल्पों में से चयन करना आपको। तिरुवन्नामलाई में, कुंभकोणम में, श्रवणबेलगोला में, मैसूर में। तो आपका आंसर सही हो जाएगा श्रवणबेलगोला में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड। कह रहा है गोमतेश्वर मूर्ति श्रवणबेलगोला में पर्यटकों की पहली पसंद है और इस मूर्ति का मुख्य आकर्षण है। और इसकी जो है 17 मीटर या 58 फीट ऊंची यह मूर्ति पूरे विश्व में एक पत्थर से निर्मित एकात्म सबसे विशालकाय मूर्ति है। और इस मूर्ति को गंग वंश के राजा मल्ल एवं उसके सेनापति चामुंडराय ने इसको बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में दृष्टव्य होती है? गुप्त कला में, मथुरा कला में, शुंग कला में, मौर्य कला में। तो आपका आंसर किस में जाएगा? ये जाएगा मथुरा कला में। सर्वप्रथम जो है बुद्ध की जो है पत्थर में छवि के रूपांकन किया गया था, वो था आपका मथुरा कला में। किस कला में? मथुरा कला में किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है कि निसंदिग्ध रूप से मथुरा के मूर्तिकारों को सर्वप्रथम बुद्ध की पूर्ण रूपेण भारतीय प्रतिमा बनाने का श्रेय प्राप्त है। यह मत भारतीय ही नहीं अपितु आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों का भी है। यद्यपि शुंग काल तथा बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि स्वयं बुद्ध ने अपनी मूर्ति बनाने का निषेध किया था और मथुरा की मूर्ति में आभा मंडल युक्त खड़े हुए इनको दर्शाया गया है। तो मथुरा काल से इनकी मूर्ति को बनाने का प्रचलन माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन हमारा है? 35 नंबर देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये आज ही संबंधित पूछा है।
कह रहा है कि याजी क्या है, ध्यान दीजिएगा, याजी की बात कर रहा है। गर्भगृह है, द्वारपाल है, मंदिर विमान है, आधारभूत मंदिरों के पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर। तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर को हम याजी कहा करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा इसको देख लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है याजी शब्द भारतीय मंदिर में देवी देवताओं से संबंधित जो जानवर या पशु बनाए जाते थे उन्हीं को हम लोग याजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए पहले प्रश्न को, क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 36 की बात कर रहा है कि गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियां डैश का अधिक प्रभाव है। मिस्र की कला, अकीमिनिड की कला, मौर्य कला, यूनानी कला। इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा, इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा यूनानी कला। कौन सा सही हो जाएगा, यूनानी कला। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्या पॉइंट है उसमें देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा कि भारतीय मूर्तिकला शैली और यूनानी मूर्तिकला शैली के समीक्षण के फलस्वरूप, मतलब दोनों को मिलने से फलस्वरूप गांधार शैली का जन्म होता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय मूर्तिकला प्लस यूनानी मूर्तिकला के मिश्रण से हमारा गांधार शैली का जन्म होता है। साधारणतः पश्चिमोत्तर भारत के गांधार क्षेत्र में विकसित होने वाली गांधार कला कहा जाता है और गांधार कला ईसा पूर्व प्रारंभिक शताब्दियों में अलेक्जेंडर के आक्रमण के पश्चात ग्रीक राजाओं के अधिकार में रही थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें दी हुई है, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा किस, ध्यान दीजिएगा, किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित, किसकी बात कर रहा है, गंगा अवतरण की बात कर रहा है। राष्ट्रकूट, होयसल, पल्लव और चोल। इसमें आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, इसमें आपका आंसर जाएगा पल्लव काल की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा पल्लव शासकों ने पहाड़ को तराशकर गुहा मंदिर बनाए जिन्हें शैल मंडप कहा जाता है। महाबलीपुरम के प्रवेश स्थान पर सबसे संरचनात्मक मूर्ति है गंगा अवतरण की, जो विशाल चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इसमें जो है 58 गुणे 43 फीट आकार में भागीरथी की तपस्या का दृश्य है और यह द्रविड़ शैली में है। और यह मंडप जो है नरसिंह वर्मन के समय निर्माण किया गया, जिसे राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों में से, जो ये चारों है आपका, में कौन प्लास्टिक मूर्तिकला की सामग्री नहीं है। मार्बल, ब्रांज और मरकरी, एल्युमिनियम या ब्रांज होगा। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा क्या, मरकरी। ये मरकरी जो है ये प्लास्टिक मूर्तिकला सामग्री नहीं है, बाकी सब है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे है। कह रहा सुन्नम कलाएं या रूपरत कलाएं, प्लास्टिक कला उन कलाओं की श्रेणी में है जिसमें क्या शून्यता, प्लास्टिक वाले पदार्थों से कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं और इन कलाओं में मोल्डिंग, संचयन और शिल्पकला और जो मिट्टी का होता है उसको मृतिका शिल्प की कलाएं शामिल हैं। और सुनम्य कला में ऐसी सामग्रियों का प्रयोग होता है जिन्हें आकार दिया जा सके, जैसा कि पत्थर, लकड़ी, आकार, कंक्रीट, धातु। जैसे कि इन कलाओं का नाम अंग्रेजी में प्लास्टिक आर्ट्स है और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टिक आर्ट का ही प्रयोग हुआ हो। मरकरी की बात करें तो ये मरकरी जो Hg है रासायनिक चिन्ह है, जो रासायनिक जगत में केवल यही धातु साधारण ताप और दाब पर द्रव्य के रूप में होता है। और पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर और मैनोमीटर तथा अन्य मापक उपकरणों में होता है और इसको उपयोगी अनेक यौगिक औषध के रूप में इसको किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा 39 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय पारंपरिक मूर्ति कला को एक अर्थ शिल्प सही विशेष
विशेषता बताइए। किसकी बात कर रहा है? नैसर्गिक की, रिप्रेजेंटेशनल की, अमूर्त एवं वस्तु निरपेक्ष की या आदर्श पूर्ण की। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आंसर आदर्श पूर्ण की सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भारतीय पारंपरिक मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता है आदर्शपूर्ण है और भारतीय मूर्तिकला आदर्शवादी है और मथुरा कला शैली में गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ आदर्शवादी रूप में दर्शाया गया है और मथुरा कला शैली में ब्राह्मण जैन बौद्ध धर्मों का जो है संगम दिखाई देता है और गांधार मूर्ति शैली यथार्थवादी है और गांधार कला शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट अथवा इंडो हेलेनिक कला के नाम से जाना जाता है और मथुरा कला शैली सांची और भरहुत की कला से निकट का संबंध है। चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला हमारा 40 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कह रहा कि भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती हैं किन्नर, गंधर्व, मिथुन, द्वारपाल। तो इसमें आपका सही हो जाएगा भारतीय मूर्तिकला में अगर हम संरक्षक की बात करें तो द्वारपाल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले की पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि भारतीय मूर्तिकला में जो द्वारपाल या द्वारपालक होते हैं उनकी आकृतियों के संरक्षक के रूप में पाया जाता है और द्वारपाल में वरुण, कुबेर, इंद्र, यम का और क्या है ये सब प्रधान है। चलिए ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ है, चलिए अगला हमारा प्रश्न संख्या है 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय मूर्तिकला में कौन से देश की कला का सम्मिश्रण से गांधार शैली का उदय हुआ था? मिस्र से, ईरान से, यूनान से, इटली से। तो इसका आंसर आपका सही चला जाएगा। किससे हुआ था? ये यूनान कला से। किस कला से? यूनानी कला से ये हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कैसे। कह रहा कि उत्तर पश्चिम भारत को प्राचीन समय में गांधार नाम से जाना जाता है और इस कला का विकास कुषाण काल में श्रेष्ठ रूप से होने लगा और इस पर यूनानी कला का अधिक प्रभाव था। गांधार शैली में काले स्लेटी पत्थर की बनी मूर्तियाँ मिली हैं और गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। उस कला की मूर्ति 50 ईस्वी पूर्व में से 150 तक मानी जाती है और गांधार कला शैली विषय वस्तु भारतीय थी परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसीलिए गांधार कला को ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। इसका प्रमुख केंद्र था क्या है? नगरहार, जलालाबाद, बमियान, स्वाति घाट, पेशावर से तब संबंधित है। ठीक, चलिए आगे चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला। मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला क्या है? ग्राफिक कला, लोक कला, संस्थापन कला, परंपरागत कला। और मूर्ति से जो उत्पन्न हुआ किसी चीज़ का तो आपका आ जाएगा संस्थापन कला के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यूरोप में 20वीं शताब्दी में मूर्ति शिल्प कला के मूलभूत तत्व को लेकर इंस्टॉलेशन कला उधर देखिए इंस्टॉलेशन आर्ट की बात कर रहा है। कला उभर कर नैसर्गिक रूप से सामने आई और इंस्टॉल अर्थात स्थापित करना। इस कला का हिंदी भाषा में प्रतिष्ठापन कला या संस्थापन कला कहा जाता है। इस कला में रंगमंच, प्रतिकृतियों, नाटक व घटना आदि के मौलिक तत्वों को एकत्र कर इसका निर्माण किया जाता है। यह कला क्षणभंगुर व अस्थायी हो जाता है जिसे छायाकृतियाँ व चलचित्रों के माध्यम से क्या स्थिर किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चोल काल निर्मित नटराज मूर्ति का माध्यम पूछ रहा है। किस माध्यम में बना था? संगमरमर में, ग्रेनाइट में, कांस्य में, टेराकोटा में। अगर हम इसके निर्माण की अगर हम लोग बात करेंगे तो कांस्य बना हुआ। किस विधि में बना हुआ है? कांस्य विधि में ये बना हुआ है। ठीक, चलिए
आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए पॉइंट में क्या कह रहा है। पॉइंट में बता रहा हमें, ध्यान से पढ़िए क्या है कि नटराज की चोलकालीन मूर्ति कांस्य माध्यम में बनी है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। नटराज की मूर्तियों को कांस्य और पीतल में भी ढालकर बनाई गई है और 15वीं 16वीं सदी से लेकर वर्तमान तक इनके उदाहरण हमें मिलते हैं देखने को। मद्रास संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सिंघल के कोलंबो संग्रहालय तथा बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में ये मूर्तियाँ प्रदर्शित होती हैं। नटराज शिव की यह मूर्ति निश्चय ही कला और कल्पना की एक पराकाष्ठा है और दक्षिण भारत में जो मूर्तियाँ इस युग में बनी हैं उनमें शिव जी, विष्णु जी, शिव और पार्वती बैठे हुए हैं और खड़े हुए की मूर्तियाँ सबसे अधिक संख्या में बनाई गई हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है देखते हैं। अगला हमारा क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की एक मूर्तिकला तत्व को इनमें से किस राजा के समय में देखा जा सकता है? पल्लव, विजयनगर, चोल, चालुक्य। इसमें आपका 44 में आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? विजयनगर स्तंभ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे के पॉइंट में क्या कह रहा है कि विजयनगर काल जो है 1340 से 1565 ईस्वी में विजयनगर शैली में निर्मित मंदिर दक्षिण भारत के कई स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु सबसे उत्कृष्ट मंदिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में है, जो 16वीं शताब्दी में बनी हम्पी के विट्ठुल तथा क्या है हजार राम मंदिर विशेष रूप से सुंदर है। विजयनगर के मंदिर के स्तंभों और स्तूपों पर देवी देवताएं, मनुष्यों एवं पशुओं की आकृतियों की बड़ी दक्षता में इनकी उत्कीर्णन की गई है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से चोलकालीन कांस्य मूर्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनका निर्माण लुप्त मोमबिद से हुआ है, उनमें कापर का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुआ है, वे अनुष्ठान मूर्तियाँ थी, वे आदम कद आकार में बनी हैं। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वे आदम कद आकार में बनी है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट को देखते हैं। चोलकालीन मूर्तियों का निर्माण लुप्त मोमबिद द्वारा किया गया है और उनमें कापर का प्रयोग हुआ है और ये मूर्तियाँ अनुष्ठान मूर्तियाँ क्या है कहलाती हैं और ये मूर्तियाँ छोटे आकार की होती हैं। ठीक, चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 क्या कह रहा है, इसको गौर से पढ़िए। 46 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि दुर्गा मंदिर, ध्यान दीजिए, दुर्गा मंदिर में स्थित प्रसिद्ध मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? हम्पी में है, ऐहोल में है, पदक्कल में है, बादामी में है। इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? 46 का देखिए ऐहोल हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऐहोल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला इसके नीचे की जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए फिर कह रहा है क्या है उसका कि ऐहोल कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिला में एक प्राचीन मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध स्थल है। यह पदक्कल के पूर्व में मलयप्रभा नदी के तट पर स्थित है और बादामी इस के पश्चिम में स्थित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और यहाँ पर दुर्गा मंदिर बना हुआ है। ठीक, चलिए अब आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नटराज के बाएं हाथ में भुजंगनासिता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या है? शैतान की शक्ति, भगवान की शक्ति, माया भ्रम के पर्दों को दूर करना, शैतान और भगवान के बीच लड़ाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका एक मिनट इसका हम आंसर सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 47 का। इसका आंसर माया या भ्रम की पर्दों को दूर करना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। इस प्रतिमा में शिव को उनके दाहिने टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए उसी टांग के पंजे से अज्ञात या विस्मृत के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंगासित के रूप में स्थित अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं, जो क्या है, तीरो भाव यानी भक्त के मन में माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का क्या है, ये घोतक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। अगला हमारा प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में कितनी विधियों का अभ्यास किया गया है? 1, 2, 4, 3। अगर पारंपरिक की अगर हम बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कांस्य मूर्तियों में 2 विधियों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले किसी प्रतिमा को मोम या प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है और इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से तैयार किया जाता है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तांबा, जस्ता, टीन के मिश्रण का प्रयोग भी किया जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस ब्रांज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा प्रभावित था? डांसिंग गर्ल, बुद्ध, नटराज, कृष्ण। तो अगर इनकी हम बात करेंगे तो किससे ये थे, क्या थे, प्रभावित थे? नटराज वाली मूर्ति से ये प्रभावित थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कह रहे नटराज ब्रांज मूर्ति से रोंदा प्रभावित था। चोल शासकों के काल की शिव प्रतिमा नटराज रूप में, जिसे मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय न्यूयॉर्क सिटी में से रखा गया था। चलिए आगे तरफ देखते हैं अगला हमारा क्या है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इसमें कौन सी विधि उपयोग लाई गई? फाइबर कास्टिंग, मोम निकालने की प्रक्रिया, पतीना और टेराकोटा कास्टिंग। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा बी, मोम निकालने की प्रक्रिया सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या है, एक मिनट, अगला हमारा पॉइंट क्या है। लास्ट वैक्स यानी लुप्त मोम प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है। उसके बाद इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं और कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए प्रमुख रूप से 3 धातुओं तांबा, टीन, जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। अगला हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस समयावधि से संबंधित, समय अवधि की बात कर रहा है? 16वीं से, 10वीं से, 13वीं से, 12वीं से। अगर चोलकालीन की अगर हम लोग बात करें तो चोलकालीन का समय जो काल था 12वीं सदी में था। ठीक, जो चोलकालीन में उमा देवी की मूर्ति थी उनका समय जो था 12वीं काल था। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति का समय काल 12वीं शताब्दी है और चोल राजवंश का शासक 900 से 1150 ईस्वी तक रहा। तंजौर में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर 1000 ईस्वी के आसपास प्रतापी चोल शासक राजराजा द्वारा ये बनवाया गया था और इसके सामने विशाल नंदी मंडप है, जो गर्भगृह विशाल शिवलिंग स्थापित है। चिदम्बरम का नटराज मंदिर तमिलनाडु के दक्षिण आर्काट जिले में स्थित है। प्रवेश द्वार के कपाट पर 108 नृत्य मुद्राओं का अंकन दर्शित है। चोल शासक काल में निर्मित हुआ। शिव पार्वती स्कंद की मूर्ति चोल काल की अनोखी कृति है। दीप लक्ष्मी की पीतल प्रतिमा चोल काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। बेलूर के निकट केशव मंदिर में राजा विष्णु वर्धन की प्रतिमा स्थित है। ठीक, चलिए
आगे हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्या है 52 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, मैनचेस्टर संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, पटना संग्रहालय बिहार। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही रखा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि शिव वामन मूर्ति, देखिए शिव वामन मूर्ति समय 5वीं सदी ईस्वी में वाकाटक काल था, माध्यम पत्थर मानस महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था, उसी पत्थर से ये बना हुआ था। शिव वामन मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति और वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू पूर्व नाम विक्टोरिया गार्डन मुंबई में सुरक्षित है। सिगिरिया गुफा श्रीलंका की प्रतिलिपियां कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। दीदारगंज से प्राप्त चामर धारणी अच्छी प्रतिमा पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। और वाराणसी के राजघाट से प्राप्त त्रिमुख यक्ष भारत कला भवन बनारस में सुरक्षित है ये चीज़ें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। कह रहा बेस नगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षी प्रतिमा स्थानीय नाम तेलिनी भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि चट्टान से अखंड मूर्ति कला की शानदार उदाहरण पंचरत्न स्मारक जो है का परिसर कहाँ पे है? महाबलीपुरम मंदिर में, कंदरिया महादेव मंदिर, एहोल मंदिर, देवगढ़ मंदिर। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, महाबलीपुरम मंदिर में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि चट्टान से अखंड मूर्ति कला का शानदार उदाहरण पंचरत्न स्मारक का परिसर महाबलीपुरम मंदिर में है। महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम के 3 प्रकार के मंदिर बने हैं, रथ और शैल मंडप तथा रचना प्रधान। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी और पल्लव के शासक काल में कूरम, पनमैल, महाबलीपुरम स्थानों पर कला का संवर्धन हुआ। महाबलीपुरम के प्रवेश स्थान पर सबसे सन्नात्मक मूर्ति गंगा अवतरण की है, जो विशाल खड़ी चट्टान काटकर बनाई गई है। महाबलीपुरम का मंदिर 4 तलों वाला चौकोर है और यह शिखर अष्टकोणीय है। क्या है? अष्टकोणीय रूप से ये बनाया गया, इस तरह से ये क्या बनाया गया है। महाबलीपुरम मंदिर के 5 भाग हैं। पहला जो है द्रौपदी क्या है? द्रौपदीरथ कहलाता है। जो पहला है क्या है? द्रौपदीरथ कहलाता है, जो आकार में छोटा है। 5वां और अंतिम रथ सहदेव रथ है, जो अपने प्रतिमा का आकर्षण एवं देखिए आगे आकर्षण एवं शिल्प संयोजन के कारण प्रसिद्ध है। और महाबलीपुरम के गृह गुहा मंदिर पल्लव कला के श्रेष्ठ कला स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। ठीक, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिमा में शिव की मुद्रा क्या कहलाती है? किसकी बात कर रहा है? शिव की मुद्रा की। त्रिभंग, अतिभंग, प्रत्यालित, क्या है? अस्थानक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अतिभंग। क्या सही हो जाएगा? अतिभंग। चलिए आगे देखते हैं। नटराज शिव जी का नाम है और उस रूप में जिसमें वह सबसे उत्तम नर्तक है। नटराज शिव का जो स्वरूप न कि सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को दर्शाता है, अपितु यह भी बिना किसी संशय स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन उनकी गति कंपन तथा ब्रह्मांड से पूरे शून्य की निःशब्दता सभी कुछ एक शिव में निहित है। और नटराज 2 शब्दों के समावेश से बना है। नट अर्थात कला और राज इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार है। और जब नृत्य की भंगिमा 1 या 2 या 3 से अधिक मुद्रा में हो तो उसको हम अतिभंग मुद्रा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 55 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि नटराज की प्रतिमा किस धातु की है? बात कर रहा है धातु की। कांस्य की है, पीतल की है, ताम्र की है, चांदी की है
तो जो उसके धातु से बना हुआ है वो कांस्य धातु से बना हुआ है नटराज की प्रतिमा जो है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नटराज की प्रतिमा कांस्य धातु से बनी है। नटराज की मूर्ति तांबे और पीतल माध्यम से ढालकर बनाई गई है और नटराज शिव जी का एक नाम है। सबसे उत्तम नर्तक नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को दर्शाता है, अपितु यह भी क्या बिना किसी संशय स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में जो है स्थित सारा जीवन उनकी गति कंपन तथा ब्रह्मांड में से पूरे शून्य की निःशब्दता सभी कुछ एक शिव में निहित है। और नटराज जो शब्दों से बना हुआ है, नट अर्थात कला और राज, इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार पर शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए पहले। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नटराज की प्रतिमा किस शैली से संबंधित है, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, पांड्य। तो आपका आंसर सही जाएगा इसमें, चोल काल से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। और तिरुचारापल्ली के तिरुभंग क्या कह रहा है, तिरुभंगरकुलम से नटराज की विशाल कांस्य मूर्ति मिली है जो इस समय दिल्ली संग्रहालय में है। चूँकि चोल वंश के अधिकांश शासक चोल थे और इस समय शैव मूर्तियों का खूब निर्माण हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिव की वाम मतलब बायां अग्रहस्त मुद्रा क्या कहलाता है, अभय मुद्रा, सूची मुद्रा, विस्मय मुद्रा, गजहस्त मुद्रा। तो आपका आंसर सही जाएगा गजहस्त मुद्रा की तरफ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा शिव की वाम अग्रहस्त मुद्रा को गज मुद्रा कहते हैं और उनकी उनकी ऊपरी हाथ जो दायां हाथ डमरू जो उनका प्रिय वादक है और पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुए दिखाया गया है। ऊपरी बायां दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ के अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई हैं और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो नृत्य संपूर्ण आकृति को घेरी हुई है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विष्णु प्रतिमा विज्ञान में गदा को निम्नलिखित में से किस रूप में दर्शाया गया है, संगिनी रूप में, शाश्वत प्राणी में, पुरुष साथी में, वाहन के रूप में। तो इसका आपका आंसर सही जाएगा किस रूप में, संगिनी के रूप में इसको दर्शाया गया है। ठीक, चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है विष्णु प्रतिमा में गदा को संगिनी के रूप में दर्शाया गया है। फिर कह रहा है कौमुदकी श्री विष्णु के गदा का नाम है अलवार संतों के परंपरा से भूता तलवार को कौमुदकी का अवतार बताया गया है और चित्रों में विष्णु को दाहिने हाथ में गदा धारण हुए दिखाया जाता है। वहीं कुछ शिल्पों में कौमुदकी गदाधारी या गदा देवी के रूप में विष्णु के बराबर खड़ा दिखाया जाता है और श्री कृष्ण को भी विराट रूप में कौमुदकी धारण करते हुए दिखाया गया है। कभी कभी इसे मत्स्य कूर्म वराह एवं नरसिंह के हाथ में भी दिखाया जाता है। ठीक, तो संगिनी का प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा किसका प्रतीक है, ये संगिनी का प्रतीक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीरे पर्दू कास्टिंग एक प्रक्रिया है। सीरे पर्दू की बात कर रहा है। मृৎशिल्प, कांसा, फाइबर ग्लास, सीमेंट। अगर सीरे पर्दू की अगर हम बात करें तो कांसा थी। क्या थी वो, कांसा थी। ठीक, कांसा की प्रक्रिया है। देखिए कैसे सीरे पर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया कांसा है। एयर ब्लोअर ढलाई की एक प्रक्रिया है और रेसिपी सिरेमिक्स की प्रक्रिया है। बिल्डिंग मूर्तिकला की एक प्रक्रिया है। मिट्टी के बर्तन टेराकोटा की प्रक्रिया है। घड़वा मूर्तिकला बस्तर छत्तीसगढ़ की है और झाड़ा मूर्तिकला टीकमगढ़ की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए।
कह रहा लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्डिंग से है, निर्देशन से है, ढालना से है, उत्कीर्णन से है। तो आपका आंसर सही जाएगा उत्कीर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्कीर्णन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विद्युत किरण से संबंधित है। लकड़ी, हाथी दांत, पत्थर आदि को गढ़ छीलकर अलंकृत करके या मूर्ति बनाने की उत्कीर्णन या नक्काशी करना अंग्रेजी में कार्विंग कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं? कार्विंग बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो हमारा मूर्ति कला, जो भारतीय मूर्ति कला है, ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।